नमस्कार दोस्तों आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उनके द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और देश के अंदर जो रेपो रेट है उसको 6.25% कर दिया गया। आप सोच के देखिए 6.25% का मतलब हुआ 2018 के बाद से सबसे ज्यादा रेपो रेट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपके लोन हैं, जितनी भी चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि देश के अंदर इसका डायरेक्ट असर ग्रोथ रेट के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जितना ज्यादा ब्याज दर महंगा होता है लोग कम बोरो करते हैं। जब लोग कम बोरो करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्रोथ के ऊपर आता है। यहां पर आप देख सकते हो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी था उसने डिसाइड किया है कि ये जो रेपो रेट है उसको हम 6.25 पर करेंगे, मतलब 35 बेसिस पॉइंट और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसको डिटेल से देखेंगे और यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको भी कम कर दिया गया है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले याद करिएगा आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो हम बात करते हैं तो इसको 2016 में बनाया गया था। पहले क्या था कि रेपो रेट में क्या बदलाव होगा, कुछ भी होगा, वो सब कुछ आरबीआई के द्वारा अकेले लिया जाता था गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में। लेकिन यहां पर एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया गया 2016 में और इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स को रखा गया। 3 आरबीआई की तरफ से होंगे जिसमें आरबीआई गवर्नर भी हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि देश के अंदर रेपो रेट कितना होगा, क्योंकि रेपो रेट पॉलिसी रेट होता है। उस रेट के आधार पर ही बाकी के जितने भी रेट्स हैं वो डिसाइड होते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ता है, आपको पता होगा, तो जो ब्याज दर है, जो लोन का दर है वो भी बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक जो बैंक्स हैं हमारे देश के अंदर, एसबीआई, आईसीआईसीआई, जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई से बोरो करते हैं जिस रेट पर। अब आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, मतलब बैंक्स भी लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और इसी की वजह से रेपो रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको यह भी समझना है कि रेपो रेट को बढ़ाया कब जाता है। रेपो रेट को तब बढ़ाया जाता है जब देश के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। और आपको पता होगा कि पिछले 1 साल से जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के चक्कर में यहां पर रेपो रेट को बढ़ाना पड़ा है, जिसका डायरेक्ट असर आपको ग्रोथ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, इनफैक्ट मैं आपको एक चार्ट भी दिखाता हूं। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2018 के बाद से, ये 2018 का जो समय चल रहा था, उस समय जो ब्याज दर था, जो रेपो रेट था, उसके मुकाबले आप देख सकते हो अब यहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 2018 से लेकर लगातार इसमें गिरावट हो रही थी, ये ग्रेजुअल हो रहा था यहां पर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो कोविड पैंडेमिक आया था उस समय जो रेपो रेट है उसको 4% लगातार रखा गया था। कई क्वार्टर्स तक 4% रखा गया। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कारण की वजह से जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से आप देखिए कितना शार्प इंक्रीज किया गया। ये आप जो शार्प इंक्रीज देख रहे हो ये काफी ज्यादा है और ये अब लेटेस्ट हो चुका है 6.25%। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 का, ये 5th रेट हाइक है। मतलब आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट में इंक्रीज किया गया है ये 5वीं बार किया जा रहा है। कभी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट किया, कभी 65 बेसिस पॉइंट भी किया था। इतना अचानक से इंक्रीज किया था रेपो रेट के अंदर। इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो जो पॉलिसी स्टैंस है, मतलब आगे आने वाले समय में यहां पर क्या होगा। तो अभी तक क्या था, लंबे समय से आरबीआई ने अकोमोडेटिव पॉलिसी को अपनाया हुआ था, लेकिन अब इसको विड्रॉ कर रही है। मतलब ये साफ संकेत है कि आगे आने वाले समय में भी जो रेपो रेट है वो भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मतलब 6.25% से हो सकता है ये अगले वाले उसमें 6.5% हो जाए, फिर 6.75% हो जाए, लेकिन डेफिनेट सी बात है ये आपको बढ़ता ही हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि और भी कई सारे रेट्स निर्धारित होते हैं, जैसे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट हो गया। बेसिकली ये क्या है ना, जैसे क्या होता है कि रेपो रेट के माध्यम से भी बैंक मतलब कि लोन ले सकते हैं आरबीआई से, लेकिन उस केस में यहां पर उनको जो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है वो जमा करना पड़ता है। अब क्या है कि इसके माध्यम से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से भी बैंक बोरो कर सकते हैं आरबीआई से, तो लेकिन उस पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अक्सर देखने को मिला है कि यहां पर दोनों में 25 बेसिस पॉइंट का अंतर होता है। तो क्योंकि यहां पर रेपो रेट 6.25% हो गया, इसकी वजह से जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो भी आपका 6.5% हो गया। मतलब इसके माध्यम से अगर बैंक बोरो करेंगे तो उनको और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहां पर सवाल है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। इसका मेन कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप देखिए ये अभी भी 6.7%। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं
तो ये 10वां महीना है, मतलब 10th स्ट्रेट मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर है। अब याद कीजिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये जो कमेटी बनाई गई थी, इनका सबसे मेन मैंडेट ही यही था कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% से 6% के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि क्योंकि आरबीआई इसमें फेल हो गई थी, 6% से ये लगातार ऊपर चल रहा था, इसकी वजह से आरबीआई को एक मीटिंग भी बुलानी पड़ी और एक्सप्लेनेशन भी भेजना पड़ा, एक रिपोर्ट भेजना पड़ा कि आखिरकार ये क्यों आगे गया है। और इसके लिए यहां पर उन्होंने स्टेप्स भी बताया कि हम कैसे इन्फ्लेशन को नीचे ला सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल रही है, ये बात सही है। और क्योंकि ये ऐसा हुआ है, इसी की वजह से एक्सपेक्टेड था कि जो रेपो रेट है वो डेफिनेटली 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाएगा, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि रेपो रेट पिछली बार था 5.9% और अब 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर इसको 6.25% कर दिया गया। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बता दूं कि हो सकता था रेपो रेट को और ज्यादा बढ़ाया जाता, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया जाता, हो सकता है ये 6.4% हो जाता। लेकिन क्योंकि क्या हुआ है कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, वहां की जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से हाइक कर रही थी उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आया है, और क्योंकि वहां पर थोड़ा सॉफ्टनेस आया है, इसकी वजह से आरबीआई को भी थोड़ा रिलीफ मिला है, और यह कारण है जिसकी वजह से रेपो रेट को और ज्यादा नहीं बढ़ाया गया और उसको 6.25% अभी के लिए कर दिया गया है। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, तो आप देख सकते हो जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने साफ साफ कहा कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। देखो, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जो टोटल इन्फ्लेशन होता है, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें से आप फूड और फ्यूल माइनस कर देते हो तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन एक अभी भी बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा रिस्क इन्फ्लेशन को लेकर जो दुनिया भर में इस समय जियोपॉलिटिक्स चल रही है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, ग्लोबल स्लोडाउन। इनफैक्ट आपको याद होगा आईएमएफ ने इस बार यह कहा है कि टोटल अगर आप देखोगे जितने भी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, उसमें 1/3 इकोनॉमीज जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि दुनिया भर में जो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो आपका गिर रही है, और उसका ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आरबीआई गवर्नर ये कह रहे हैं कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस बार एवरेज क्रूड ऑयल का जो रेट है पर बैरल वो $100 के आसपास होने वाला है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो 6.7% रहने का अनुमान है। अगर मान लो क्रूड ऑयल 100 के काफी नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली इससे भारत को फायदा होगा और इन्फ्लेशन भी कूल डाउन होगा, और जिसकी वजह से ग्रोथ रेट हमें थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे सकता है। अब सवाल है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर क्या बोला गया है। देखो, आरबीआई गवर्नर ने यह कहा है कि हमने जो अनुमान था जीडीपी ग्रोथ रेट का उसको कम किया है। पहले जो अनुमान था वो था 7%, और अब लेटेस्ट यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है 6.8%। ये कौन सी ईयर का बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट को डेफिनेटली कम किया गया है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जितना ज्यादा आप रेपो रेट बढ़ाते जाओगे उसका डायरेक्ट असर आपको जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर देखने को मिलेगा, और ऐसा ही हुआ है। लेकिन अभी भी हमारी जो जीडीपी है उसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? उसको सपोर्ट मिल रहा है रूरल इकोनॉमी से, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें अभी भी मजबूती है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अगर आप देखोगे तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे दुनिया में सबसे अच्छा, अगर आप परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स, आपको पता होगा कि यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का डेटा है वो निकाला जाता है, तो पूरी दुनिया में काफी अच्छा चल रहा है। इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि आगे चलकर जो गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा सड़कों पर, फ्लाईओवर्स पर, इसकी वजह से भी भारत को सपोर्ट मिल सकता है। तो जीडीपी डेफिनेटली यहां पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमने नीचे तो किया है, लेकिन पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो अभी भी इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और कहीं ना कहीं हमें विश्व को ध्यान में रखकर चलना है। ऑल्दो ये भारत के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हमें से कहीं ज्यादा बेहतर करना है, 9%, 10% के ऊपर होना चाहिए, जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारा जो ड्रीम है इंडिया का। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमी काफी खराब परफॉर्म कर रही है, उसके बैकड्रॉप में भारत कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। जहां तक रूपी का सवाल है, आपने देखा होगा कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद तो रूपी काफी डिप्रिशिएट हो गया, 73, 74 से ये अब 82 को भी पार कर गया है। लेकिन आरबीआई गवर्नर के द्वारा यह बोला गया है कि अगर आप रियल टर्म में देखोगे तो रूपी पिछले अप्रैल से महीने से लेकर अभी तक 3.2% एप्रिशिएट किया है। क्यों? क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है। ये बार बार चीजें कही जा रही हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है, क्योंकि अगर आप भारत का करेंसी जो रुपी है उसको डॉलर छोड़ दो, अगर आप
पाउंड से कंपेयर करो, यूरो से कंपेयर करो, तो भारत की रुपी मजबूत हुई है। लेकिन क्योंकि जो रिसेंट में अभी प्रॉब्लम्स आया है इकोनॉमी के अंदर पूरे दुनिया में, उससे लोग डॉलर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और डॉलर काफी मजबूत हुआ है और इसी की वजह से आपको रुपी में वीकनेस देखने को मिल रहा है। अदरवाइज रुपी बाकी इकोनॉमीज के अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। जहां तक फॉरेक्स रिजर्व का सवाल है, आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से फॉरेक्स रिजर्व जिस तरीके से नीचे गिर रहा था, लेकिन उसमें अब यहां पर वापस से बढ़ोतरी हो रही है और फॉरेक्स रिजर्व हमारा 550 बिलियन डॉलर को फिर से पार कर चुका है, जो कि कंफर्टेबल पोजीशन पर है। तो आरबीआई ने आश्वस्त किया कि हमारे पास एनफ फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि अगर आप हमारे पड़ोसी देश देखोगे तो जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम चली है, लेकिन भारत इस समय काफी